नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, तदनुसार सोमवार 26 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, सफलता का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों की उम्मीदों को झटका दिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दिए जाने संबंधी नियमों में कोई राहत नहीं दी है। इसके साथ ही लंबित मान्यता फाइलों के निपटान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के इस रवैये पर हैरानी जताई और कहा कि अधिकारियों की नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। सरकार ने सभी लंबित मान्यता की फाइलों को ऑनलाइन आवेदन करवाकर 20 दिनों में निपटान करने के आदेश शिक्षा विभाग को जारी कर दिए हैं। कोविड-19 के कारण पिछले 6 से 7 महीने से बंद पड़े कोचिंग सेंटरों और शिक्षण संस्थान संचालक सक्रिय हो गए हैं। छोटे बच्चों को छोड़ दें तो 10वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को सभी एहतियात बरतते हुए अभिभावकों की सहमति होने की सूरत में बुलाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कोचिंग सेंटर संचालकों ने अपने भवनों में साफ सफाई और सीटिंग प्लान को भी बदलने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा में भी शिक्षा मंत्री और अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पहले चरण में वे बड़ी कक्षाओं के बच्चों को ही अभिभावकों की सहमति मिलने पर ही स्कूल बुला रहे हैं। फिलहाल सरकारी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी अपने विभिन्न विषयों की समस्याएं लेकर आते हैं, जहां पर शिक्षकों से मिलने के बाद में उनके निराकरण करने के साथ ही वो घर लौट जाते हैं। लेकिन अब प्रदेश में 2 नवंबर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नियमित तौर पर बुलाने के लेकर मंथन शुरू हो गया है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के बड़े भाई राव रामपाल बोरा का निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे। जयपुर के अस्पताल में उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। रामपाल बोरा 70 वर्ष के थे। वे 5 भाइयों में मंझले थे। वे अपने पीछे 3 पुत्रों व 1 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पहलादगढ़ भिवानी में सोमवार 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे किया जाएगा। उनकी शोक बैठक 27 अक्टूबर से महेंद्रगढ़ में कनीना रोड स्थित फार्म हाउस पर होगी। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बड़ौदा हल्का के चुनावी रण में मैदान में आएंगे। सीएम 29 और 31 अक्टूबर को बड़ौदा हल्का के गांव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 30 और 31 अक्टूबर को बड़ौदा के गांव में सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम बड़ौदा में एक मंच पर भी नजर आ सकते हैं। दोनों पार्टियों के रणनीतिकार सीएम व डिप्टी सीएम के कार्यकर्ताओं को अंतिम रूप दे चुके हैं। वे दोनों किन किन गाँव में जाएंगे, जल्द ही उनकी सूची फाइनल की जाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 29 अक्टूबर तक बड़ौदा हल्का के गांव में आएंगे। वहीं इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला भी 29 अक्टूबर तक बड़ौदा में रहेंगे। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता बड़ौदा के मैदान में आने से चुनावी पारा और बढ़ेगा। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को अपने राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार किया। हुड्डा बोले, उपचुनाव में बड़ौदा के लोग एक बार स्टीयरिंग की चाबी देंगे तो वे फिर से राज चलाकर दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव का परिणाम सत्ता परिवर्तन की नींव रखेगा। हुड्डा ने यह बात गांव कोहला में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नए समीकरण के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में शक नहीं है कि हम सरकार बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सीता मंदिर की नींव रखेंगे। कम से कम जो अभी मुख्यमंत्री है वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भाजपा की अगुवाई में हम भाजपा लोजपा सरकार बनाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। दास ने लिखा, मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे सावधानी बरतें। मैं आइसोलेशन में रहकर कुछ दिन काम जारी रखूंगा। आरबीआई के काम पहले की तरह सामान्य तरीके से होते रहेंगे। मैं अपने सभी डिप्टी गवर्नर और अन्य अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व टेलीफोन के माध्यम से जुड़ा रहूंगा। रविवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दशहरे के अवसर पर पटियाला में 1100 करोड़ रुपए के 4 बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सिद्धूवाल गांव में महाराजा भूपेंद्र सिंह खेल यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर रखा गया। 92.7 एकड़ क्षेत्रफल में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पंजाब की यह पहली खेल यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा राजपुरा रोड पर अत्याधुनिक नए बस अड्डे का निर्माण भी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 70वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संदेश दिया। उन्होंने दशहरे की शुभकामनाएं दी, एक दिया जवानों के लिए भी जलाएं। यह भी कहा कि कोरोना काल में आगे भी कई त्योहार आने वाले हैं, इस दौरान भी हमें संयम से रहना है। बाजार में जब कुछ खरीदारी करने जाएं तो स्थानीय चीजों का ध्यान रखें। इस बार बाजार जाते वक्त लोकल फॉर वोकल का संकल्प याद रखें, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। पूर्वी लद्दाख से लगी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर चीन के साथ 7 महीने से चल रहे तनाव के कारण केंद्र सरकार ने किलाबंदी की कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के लिए 47 नई सीमा चौकियों की मंजूरी दे दी है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्रेटर नोएडा में शनिवार को ITBP के 59वें स्थापना दिवस समारोह में किया। ITBP का गठन चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ITBP का मुख्य चार्टर चीन सीमा से सटी 3488 किलोमीटर लंबी LAC की निगहबानी करना है। ITBP की सबसे ऊंची पोस्ट यानी चौकी की बात करें तो करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल यानी GUSEC ने एल्टीट्यूड हैबिटेट का सैंपल हाउस तैयार किया है। खास बात यह है कि 15,500 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में प्रभावी सुरक्षा कवच देने में सक्षम है। 6 फीट तक बर्फ गिरने पर भी ये टेंट जवानों को सुरक्षित रखेगा। इसमें रेगुलर डोर, इमरजेंसी डोर, स्टोर रूम, बाथरूम, सैनिटाइजर सहित सुविधाएं हैं। सैंपल हाउस को लेह में इंस्टॉल किया गया है। इसमें 20 से 30 जवान रह सकते हैं। 8 लोग इसे 1 घंटा 50 मिनट में लगभग तकरीबन 2 घंटे में इंस्टॉल कर सकते हैं। टेंट इंस्टॉल करने के लिए 6 नट, हैमर, रबर, एल्यूमिनियम सीढ़ी सहित कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। भूकंप, अतिवृष्टि और कोरोना संकट जैसे हालात में आइसोलेशन के लिए इसे प्रयोग में लिया जा सकता है। भारतीय सेना के मेजर जनरल AK चाचन ने जवानों के लिए तैयार किए गए इस विशेष टेंट पर संतोष जताया है। मार्च 2021 तक बढ़ाई जा सकती है मुफ्त अनाज और कैश देने वाली PM गरीब कल्याण योजना। योजना के तहत एक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाता है। गरीब, सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांग को हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। मार्च में की गई थी योजना की घोषणा, मई में नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया। इस पैकेज का राजनीतिक महत्व भी काफी होगा। इसका कारण यह है कि इस पैकेज की घोषणा बिहार विधानसभा के चुनाव और 11 राज्यों के उपचुनाव के दौरान की जा सकती है। इसके अलावा 20 करोड़ जनधन खातों और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर की स्कीम को भी तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में शामिल किया जा सकता है। देश की पहली सीप्लेन सर्विस इस महीने के अंत में शुरू हो सकती है। साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगा परिचालन। सीप्लेन का परिचालन करीब 205 किलोमीटर की दूरी के बीच होगा। मालदीव से सीप्लेन की खरीदारी कर रही है स्पाइस जेट। सीप्लेन 26 अक्टूबर तक आ जाने का अनुमान है। 19 सीट वाले सीप्लेन में 12 यात्री बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं इसका उद्घाटन। प्रत्येक टिकट का किराया करीब 4,800 रुपए का होगा। 2 दिन बाद शुरू होगी फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल। ₹1 में मिलेगा मोबाइल प्रोटेक्शन, टीवी और होम अप्लायंसेस पर 80% तक की छूट। ग्राहक एक्सिस बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। चुनिंदा फ्लिपकार्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट पर भी 80% तक की छूट दी जाएगी। लैपटॉप पर 50% और टैबलेट पर 45% तक की छूट मिल सकती है। अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल भी 30 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। IRCTC करा रहा है केरल की सैर। कोच्चि, मुन्नार और कुमारकोम के अलावा कई जगह घूमने का मिलेगा मौका। आप रिजर्वेशन काउंटर से या फिर IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन ही इस टूर पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। इस टूर पैकेज की बुकिंग के लिए आपको 13,705 रुपए खर्च करने होंगे। इस टूर पैकेज के तहत आपको 5 रातें और 6 दिन केरल में बिताने का मौका मिलेगा। टूर की शुरुआत उड़ीसा के त्रिशूर से 30 अक्टूबर को शुरू होगी। पैकेज के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में होटल में स्टे, यात्रा का टिकट, ब्रेकफास्ट, डिनर और 1 रात हाउस बोट में रुकने का किराया शामिल है। इसके अलावा इसमें साइट व्यू के लिए व्हीकल का इंतजाम भी किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम में लगभग 40% की कमी की गई है। संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 79 लाख के पार हो गया है। अब तक 79,09,049 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 71,33,993 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,54,686 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 1,19,030 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के 14 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कोरोना से होने वाली मौतें काबू में हैं। यहाँ 1% से भी कम डेथ रेट है। सबसे ज्यादा 3.8
2.14% डेथ रेट पंजाब और 2.63% महाराष्ट्र का है। मिजोरम देश का पहला ऐसा राज्य है जहां कोरोना से अब तक कोई मौत नहीं हुई है। आईपीएल के 13वें सीजन के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। दुबई में खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को 146 रन का टारगेट दिया था। जवाब में चेन्नई ने 18.4 ओवर में 2 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल में अपनी पहली 50 लगाते हुए नाबाद 65 रन बनाए। आईपीएल के एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। रॉयल्स पॉइंट टेबल में 6वें नंबर पर पहुंच गई है। प्लेऑफ के लिए रॉयल्स की उम्मीदें बरकरार हैं। वहीं हार के बावजूद मुंबई टॉप पर काबिज है। स्टोक्स ने लीग में अपना दूसरा शतक लगाया। अबू धाबी में खेले गए मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में राजस्थान ने 18.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 196 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। इस घटना में 70 लोग घायल भी हुए हैं। एक सुरक्षा अधिकारी ने रविवार को इस बात की पुष्टि की। धमाका पश्चिमी काबुल के एक एजुकेशन सेंटर के पास शाम करीब 4:30 बजे स्थानीय समय अनुसार हुआ। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यान ने बताया कि हमलावर एक निजी शिक्षा केंद्र कौसर-ए-दानिश में घुसना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। उसने विस्फोटों से भरी जैकेट को खुद से उड़ा लिया। हमले के वक्त कई बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। धमाके से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा गया है कि चीन ने सीमा पर लगे नेपाल के 7 राज्यों में अवैध तरीके से जमीन हथियाई है। दोलखा जिले में चीन ने नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को करीब 1500 मीटर तक बढ़ा दिया है। एजेंसियों ने कहा है कि हालात और भी बदतर हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP की विस्तारवादी नीति का बचाव कर रही है। एजेंसियों ने सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें चीन द्वारा जमीन हथियाने की बात कही गई थी और यह भी कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने इस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था। और अब बात आज के इतिहास की। भारत में मुगलों का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर का जन्म 26 अक्टूबर 1775 को हुआ। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 में हुआ। राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर 26 अक्टूबर 1947 को सहमत हुए। संत मदर टेरेसा ने कलकत्ता में चैरिटी मिशन की स्थापना 26 अक्टूबर 1950 में की। चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन आज ही के दिन 1969 में मुंबई आए। और अंत में 90 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को आज ही के दिन हुआ था।